अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको खुश आमदीद कहेंगे एक और सुबह में। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत प्यारी सी हलीमा जुल्फ़िकार। आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आपने इससे पहले जो हेयर स्टाइल बनाया था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था आप पे। और मैं क्योंकि आई कम रनिंग, हलीमा मुझसे पहले आती है, काफ़ी हाँ। पहले आती हैं, बड़ी काम बैठी हुई होती है, और मैं क्योंकि आई एम हेयर एंड देयर, आई एम लेफ्ट राइट एंड सेंटर, सो मैं भागता भागता आता हूँ, चीज़ें जल्दी करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि अच्छा, मैं उसकी रीज़न बताती हूँ क्योंकि मेरे जो है ना वो वाइट बाल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो मैं अब कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि अच्छा अब ग्रे बाल आपके ज़्यादा आगे, और ग्रे बाल आपको बहुत प्यारे लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। graceful अच्छा, मैंने जो है ना हुमायूं से, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होते, हुमायूं नहीं होते या मैं नहीं होती, तो हम एक दूसरे से पूछते हैं कि इज इट ओके, आई एम लुकिंग नाइस, आई एम लुकिंग दिस, इस तरह करके ना हम पूछते हैं। तो मैंने हुमायूं से पूछा तो हुमायूं ने कहा यू आर लुकिंग वेरी नाइस। तो मुझे लगा जैसे बंदा ना किसी का दिल रखने के लिए। अच्छा, मैंने ये किया कि मैं कोल्ड था, मैंने कहा अच्छी लग रही हो। हाँ। और मैं शुरू हो गया। हाँ, तो हुमायूं ना अपनी चीज़ों में लग गया, तो मुझे लगा जैसे हुमायूं ने मेरा दिल रखने के लिए कह दिया, इतनी मेरे को नाइस लग रही है, तो मैंने वो हेयर स्टाइल जो है, वैसे जो यहाँ पे 2 चुटियाँ होती हैं मेरी, वो वाली थी, तो वो मैंने खोल दिया। तो फिर हुमायूं, जब मैंने खोल दिया तो हुमायूं ने मुझे कहा तुमने क्यों खोला है? मैंने कहा मुझे लगा आपने ऐसे ही दिल रखने के लिए कह दिया, शायद मैं इतनी अच्छी लग रही थी। अच्छा, अब अच्छी लग रही थी। मैं आज का मौजू मैं बता दूं, बड़ा मज़ेदार सा मौजू। मैं सोचा, आज मैं ऑफिस में था तो मेरे जहन में मौजू आया, तो मुझे कोई इशू नज़र आया, तो मैंने कहा ये मौजू बहुत अच्छा है, इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। प्रिवेसी, यानी कि आप किसी की प्रिवेसी को कैसे इन्वेट करते हैं। कोई आपके साथ बैठा है, प्रिवेसी को मैं आपको बताता हूँ, यानी कि किसी माहौल में आप बैठे हुए हैं और उस माहौल में किसी और के अंदर आप दखल अंदाजी करें, कैसे? आजकल के डिजिटल दौर में वो दखल अंदाजी कैसे होती है? जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेकअप रूम में बैठे हुए हैं और अचानक से आप अपने फ़ोन में कोई वीडियोज़ या रील्स देख रहे हो और फुल वॉल्यूम में, दूसरे वाले बंदे को पता चल रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, इज गेटिंग डिस्टर्ब, आप धड़ाधड़ लगे हुए, कोई गाना लगा हुआ है और आप दौड़ कर रहे हैं, आप अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं, आप वीडियो एडिट करते हुए आप वो बार बार गाना लग रहा है, लेकिन आप वीडियो आहिस्ता नहीं कर रहे कि आपने उसके सामने एडिट करनी है सारी। तीसरी, कोई बंदा साथ बैठा हुआ है और आप उसके मुंह इस तरह से करके झांक झांक के उसके मैसेज देख रहे हैं। दिस इज समथिंग जो हमें मैनर्स, ये वैल्यूज, ये हमें सिखाने की बड़ी ज़रूरत है कि वन शुड नॉट डू इट। और यहाँ तक कि ये पता है क्या, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे से कमेंट भी अच्छा, कुछ लोग तो होते हैं ना, जैसे ठीक है जी, एक आंख से देख लिया कि अगला बंदा क्या कर रहा है, लिया, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बात नहीं करे। कुछ लोग कहते हैं हाँ ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मैंने भी देखा था। मतलब आप उस टाइम हैरान होते हो, शॉक होते हो कि यार आप एक तो आप देख रहे हो, ऊपर से आप मुझे उस पर कमेंट भी कर रहे हो, इतने आप दीदा दिलेरी जो है वो नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ये यूजुअली बेस्ट फ्रेंड्स में बहुत होता है, विच इज फॉर मी एक्सेप्टेबल, क्योंकि मेरा दोस्त है, हर बात से पता है, और बहुत करीबी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। जैसे मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ, कहेगा यार ये तुझे मैंने कल भी भेजी थी, तो पहले थी, आई एग्री, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका मोबाइल पड़ा हुआ होगा और उस पर मैसेज आएगा, यूजुअली उस पर मैसेज आ जाता है, कहता है हाँ अफराज का मैसेज आया या नादिया का मैसेज आया है, हेलो स्टॉप लुकिंग एट माय फोन, वहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर घुस के जाके देखिए। सो ये प्रिवेसी। अच्छा, आई हैव अ कन्फेशन कि हुमायूं का जो फ़ोन है वो मेरे और हुमायूं की सीट्स के बीच पे जो बिल्कुल टेबल है उसमें पड़े हुए होते हैं, और कभी मैं राइट पे देख रही होती हूँ गेस्ट की तरफ और उस पर कोई नोटिफिकेशन आती है तो मेरी भी नज़र पड़ जाती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं उसको वो हाईलाइट नहीं करती और मेरी नज़र पड़ जाती है, मैं देखती नहीं हूँ उसको। इट इज़ वाइस वर्सा, क्योंकि जब तुम्हारी आती है तो मैं तुम्हारे मोबाइल पे कभी नहीं देखता, लेकिन मैं उससे भी बड़ी चीज़ करता हूँ कि इसे हलीमा इज ऑन वॉइस नोट में साथ में अपने लुक में दूंगा, हेलो जी आप लोग कैसे हैं, आप ठीक हैं, क्योंकि मैं दो ही लोगों को, हाँ मेरी बहनों की कॉल आ रही होती है या उनको मैं वॉइस नोट कर रही होती हूँ या मैं अपने हस्बैंड को कर रही होती हूँ, तो हुमायूं उनको जानता है और उनके साथ एक कंफर्ट लेवल हुमायूं का भी है। मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, अक्सर ये मुझे भी नहीं पता होता, ये कभी कभी अपनी किसी बाजी मेट से बात कर रही है, किसी से कर रही है, तो पीछे से मैं कुछ ना कुछ लुक, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा है, मुझे अंदाजा है कि वो लाइंस कितनी है, वो कितनी बॉर्डर लाइंस है जो हमने क्रॉस नहीं करनी है, तो मुझे अंदाजा है कि हलीमा की वो लाइंस क्या है। अब जैसे कि हलीमा अगर किसी से पिक्चर भी किसी, अब ये कुछ रील्स देख रही है तो अक्सर मैं टैप कर देता हूँ कि लाइक हो गई है। सो वी हैव दैट, अगर आपकी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग होनी चाहिए ना फिर आपकी उस बंदे के साथ, अगर नहीं है तो फिर आप हद में रहें, मत करें, ये आप हरकतें ना करें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम प्राइवेसी के बारे में पूछेंगे कि जब से सोशल मीडिया आया है ये जो लफ्ज़ है ये और ज़्यादा आना शुरू हो गया है, लेकिन लोग उसको तबाह भी बहुत कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक छोटा
छोटा सा ब्रेक लिया, हुमायूं हलीमा के साथ रहे। इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान जो है वो हम बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह मे बी आफ्टर 5 to 7 years, ये मेरा मोहतात अंदाज़ा है, मेरी मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन कहना तो मैंने मेरी मैनिफेस्टेशन है ये कि आज से 5 से 7 साल के बाद मैं लोगों को बताया करूँगी कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो है वो BBC के साथ है, जिसका नाम हुमायूं ज़ेब अब्बासी है, और वो मेरे लिए वहाँ से महंगे महंगे तोहफे तोहफ़े लेकर आएगा। पहली वाली बात हो जाएगी, दूसरी का मुझे शक बात है। मैनिफेस्टेशन मेरी है, अब उसका कोई भी हिस्सा पूरा हो जाए मेरे लिए बहुत अल्लाह करे पहले वाला हो गया ना, दूसरा हो जाए। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। जिस तरह से गर्मियाँ आती हैं हमें और ज़्यादा हो जाता है कि अब हमने अपनी स्किन केयर रूटीन किस तरह से करनी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी हेयर केयर रूटीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, क्योंकि सर में बहुत पसीना आता है। सर में पसीना आने की वजह से आपकी जो डैंड्रफ है या जो भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ड्राइनेस हो जाती है, बहुत सारे लोगों को और मसाइल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। जिन शख्सियत को मैं दावत देना चाह रही हूँ वो इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सुबह के वक्त बैठते हैं। मैं उनसे वैसे दरख्वास्त भी करूँगी कि वो आप लोगों को बताएं भी, और शाम को जो है वो अपने क्लिनिक में वो बैठते हैं। आप लोग अगर उनसे मिलना चाहें, उनके पास जाना चाहें तो ज़रूर जा सकते हैं। उनकी जो स्पेशलिटी है वो स्किन के अलावा हेयर भी है, क्योंकि हेयर के हवाले से वो बहुत काम करते हैं। जिन लोगों के बाल जो है ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन में भी जिनके बालों में कमी आ जाती है, उसके हवाले से वो बहुत सारे मशवरे दे सकते हैं। हाँ जी, हमारे साथ जी मौजूद है डॉक्टर मुबश्शिर मुश्ताक दाहा। बाकी खैरियत से मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह किस दिन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, होता ये है कि डॉक्टर मुबश्शिर साहब जो है ना, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपको आते ही मेरे ख्याल से लोगों ने घेर लिया अपने लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? प्लीज डॉक्टर साहब हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने के लिए। हम्म। हमें पता है आपने अपनी बहुत बिजी रूटीन में से हमारे लिए वक्त निकाला है, क्योंकि सुबह भी आप ज़ाहिर है सरकारी अस्पताल में मसरूफ़ होते हैं और शाम को ज़ाहिर अपने क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब वक्त ज़ाया किए बगैर हम एक आइस ब्रेकिंग सवाल जो है वो हमेशा अपने गेस्ट से करते हैं। आज हम प्राइवेसी के हवाले से बात कर रहे हैं। प्राइवेसी के हवाले से बात कर रहे हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्वेट करना शुरू हो गए हैं जब से सोशल मीडिया आया। उनको पता ही नहीं लगता कि वो आपके फ़ोन पर झांक रहे हैं, आपकी पर्सनल चीज़ों को देख रहे हैं। इवन मैंने ये भी लोगों को करते हुए सुना है कि जब आप कॉल पे किससे बात कर रहे होते तो वो आंखें उठका के पूछ रहे होते कौन है भाई, आप नहीं जानते कि मैं किससे बात कर रहा हूँ या किससे मैसेज कर रहा हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इनको आप कैसे देखते हैं? आपके साथ कोई वाक़या ऐसा हुआ हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। देखिए बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसको एज अ सोशल इशू के तौर पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए प्राइवेसी हर इंसान की अपनी पर्सनल होती है, और दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप खुद सोच रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इवन कि जब आप एडल्टहुड में आ जाते हैं तो आप पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं करना चाहते। तो एक हद तक ये हर इंसान का, हर ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक राइट है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो उसको होना चाहिए। बाकी अगर हम अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वो तो फिर आपने खुद मेंशन किया। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है दूसरे के अंदर घुसने का, हमने पूछने का इसके अंदर घर में क्या चल रहा है। हमें तो साथ पड़ोस में अगर आवाज़ आ जाए, मैं तो कुछ ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो ग्लास लगा के दीवारों से सुनते हैं कि आज के घर लड़ाई हो रही है, उन्होंने आज ये कहा। Why would we do that? But ये अच्छा खाली पाकिस्तान में नहीं, साउथ एशिया पूरे में ऐसा है कि हम यूजुअली we do this, हमें प्रिवेसी को इन्वेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं, हमें ये भी बड़ा शौक होता है कि हम दूसरे की ज़ाती क्वेश्चंस पूछें। फॉर इंस्टेंस, आपकी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई? बच्चे अभी तक आपके बच्चे क्यों नहीं हुए? डॉक्टर हैं आप, अच्छा मेरा ख्याल है आपको ना क्लिनिक चेंज कर देना चाहिए। सर्टेन थिंग्स जो कि आपका प्रोगेटिव है, जो डिसीजन आपने लेना है, जो आपकी अपनी पर्सनल चीज है। आप घर आप एक काम करें, आप अम्मी अब्बू के साथ ना आप अकेले हो जाएं, अब ना आपको अपना घर ले लेना चाहिए। आप ना गाड़ी चेंज कर दें। क्यों भाई, ये मेरा डिसीजन है, व्हाई आर यू वरीड? आप अपने काम से काम रखें। तो इसमें कभी होता है, कभी आपको कभी ऐसे कुछ फेस किया हो आपने? डेफिनेटली, ये तो रूटीन मैटर्स हैं हमारे। इवन के हमारे, मैं अमेरिका गया मैं अपनी डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग के हवाले से, तो वहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चंस करना
कि आप का घर अपना है, आप रेंट पे रह रहे हैं, आपकी पे कितनी है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, अल्लाह तो पे भी बहुत पूछती माइंड करते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात है कि यहाँ पे तो आप फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम बताया, तो नाम के बाद वो पूछेंगे कि आप जॉब कहाँ करते हो और आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। दूसरी बात यह है कि जिस अगर तरह आप कहीं नहीं बतानी तो कहते हैं अच्छा जरा लमसम बता दें, एक हाँ, ब्रैकेट एक बता दें। आइडिया, मैं तो एक आइडिया के लिए पूछ रही थी, मैं तो एक आइडिया के लिए पूछ नहीं, रही वो थी। देखिए हमारे चूंकि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा वो हैं कर्टियस हैं, यहाँ हमारी सोसाइटी का एक जी, ट्रेंड जी, है, जी, तो जी, वो जी। बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे आपके किसी दोस्त ने, किसी फैमिली मेम्बर ने, किसी आपके जानने वाले ने सवाल करना है, तो उसको ब्लंटली रिफ्यूज़ करना एटलीस्ट मेरे लिए तो फिजिबल नहीं होता कि उसको आप हम स्ट्रेट अवे कहें जी मैंने नहीं बतानी। तो उस तरह की सिचुएशन में फिर यकीनन इसमें जो जिस तरह का काम आप लोग कर रहे हैं कि थ्रू मीडिया इस चीज़ की अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हैं, प्लीज़ आप किसी से ना पूछें। अब हमने तो रो पिट लेते हैं, लेकिन किसी की भी अगर किसी के भी दिमाग में ख्याल किसी सवाल पूछने से पहले अगर ये आ गया तो मेरा ख्याल है इट विल बी आर सक्सेस। मैं तो आपको ये बताऊं, फिर आई थिंक विल बी टेकिंग अ ब्रेक, उसके बाद आपसे स्किन और हेयर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। मुझसे तो लिटरली सैलरी के इस तरह पूछा, उसने कहा अच्छा बताएं कितनी सैलरी है, तो मैंने कहा आई एम सो सॉरी, बड़ा ज़ाती सवाल है, और मैंने बड़ा पोलाइटली कहा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप बता दें कि अप्रॉक्सीमेटली बता दें कितनी। मैंने कहा मेरा ख्याल है बहुत, मैं हंस रहा कि बहुत ज़ाती सवाल है, नहीं बता रहा। अच्छा 3 से ऊपर है 3 से नीचे है। मैंने कहा मुझे नहीं पता यार, मतलब आई कांट टेल। अच्छा 2, 2.5 and she was persistent to ask लोग me, जो है let's वो take a डम break. शरेट्स खेलना शुरू हो जाते हैं आपके साथ कि कोई ना कोई हिंट आप दे ही दे, बाकी गेसिंग वाला गेम जो है वो गेम हम खुद चलता कर रहेगा। लेंगे। आपसे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप ये ना सोचें कि घर बैठे आप कर रहे हो, किसने 2.5-3 बताया तो इसकी कितनी तनख्वाह होगी, खुदा का वास्ता। लेट्स बी प्रोडक्टिव और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में वापस हाजिर होते हैं, कीमत जाएगा। डॉक्टर साहब वैसे कितने पैसे कमा लेते हैं आप महीने के? वेलकम बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और आज का दिन यकीनन आपका बहुत खूबसूरत और अच्छा गुजर रहा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आज मुझे 1-2 दिन में किसी ने बताई और मैंने सुन ली, लेकिन मैंने उस पर थोड़ा सा एतबार भी कर लिया, कट्टा नहीं कर लिया। कहते हैं कि जो सन ब्लॉक होता है वो आपकी टैनिंग नहीं रोकता, सन ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, बीमारी से बचाता है। वो आपकी टैनिंग नहीं रोकेगा। ये बात दुरुस्त है? ये आपको अब नहीं, पता बिल्कुल भी लगा? नहीं। ये गलत है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सन ब्लॉक के बारे में आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि सन ब्लॉक आपकी पिगमेंटेशन को कम नहीं करता, हाँ बट पिगमेंटेशन होने से रोकता है। जी। एक्चुअली दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर जो कि आपकी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज जो सन रेज में होती हैं जिसका सबसे बड़ा सोर्स उनको है, ब्लॉक करके आपकी स्किन को डैमेज होने से रोकता है। दिस इज नॉट लाइक कि सिर्फ इसने कैंसर को रोकना है। मैं आपको इसको थोड़ा लॉजिकल समझाता हूँ। सन रेज में अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं और अगर सन ब्लॉक उनको रोक रहा है, और अल्ट्रावायलेट के साइड इफेक्ट्स हैं अल्ट्रावायलेट रेज के कि जी कि वो पिगमेंटेशन भी कॉज करती है, वो रिंकल्स कॉज करती है, वो कैंसर कॉज करती है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कैंसर को रोक रहा है वो पिगमेंटेशन और रिंकल्स को नहीं रोक रहा? सन ब्लॉक का मेन रोल ये है कि वो ओवरऑल सन रेज में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको ब्लॉक करके उनका जितने भी डैमेजेस हैं उनको कंट्रोल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक और चीज़ है, लोग जो है सन ब्लॉक लगाने के बाद ये समझते हैं कि हम चाहे जितनी भी धूप में चले जाए हमारा रंग काला नहीं होगा। तो इसमें आप बताएं कि क्या रंग, अगर आपने एक अच्छी लेयर लगाई हुई है और 2-3 घंटे के बाद आप उसको रीअप्लाई करें, तो क्या आपके रंग में कोई 19-20 का फर्क आ सकता है? आप चाहे, या फिर आप जितना मर्जी बेशक देखो धूप में जाते थे, रंग तो काला नहीं होगा हलीमा, पर आप देखो रंग काला नहीं होगा, बट एक आध टोन तो जाहिर ही बात है आपकी होगी, अगर आप खराब हो जाती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अब हमने सन ब्लॉक लगा लिया, अब हो गया सन ब्लॉक, और अब हम काले नहीं होंगे चाहे हम जितनी मर्जी देर के लिए हो धूप में सकता है। आप चले जाएं। समझते हो बात दुरुस्त है कि हो जाता है ब्लॉक? नहीं देखिए, ऐसा नहीं होता, ब्लॉक ज़रूर होता है। अब सन ब्लॉक का भी आगे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसकी एक सर्टन कैपेसिटी है सन रेज को रोकने की, वो फिर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उसमें SPF कितना है। SPF हम बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर को, जी जी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको हम देखते हैं कि उसकी ब्लॉकेज की कैपेसिटी कितनी है, फिर सन रेज की इंटेंसिटी कितनी है, उसका एक्सपोजर कितना है। और जो सन ब्लॉक की एक सर्टन, फॉर एग्जांपल उसकी कैपेसिटी है कि वो 2 आवर्स तक सन रेज को ब्लॉक कर सकता है, तो वो 2 आवर्स तक ही ब्लॉक करेगा। और अगर 3 आवर्स तक है तो वो 3 आवर्स तक ब्लॉक करेगा। इट डजंट मीन कि आपने सुबह लगाया और आप सारा दिन धूप में फिरते रहे हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है वो मेंटेन रहेगी और सन रेज को टोटल ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, बट डॉक्टर साहब सन ब्लॉक की हम बात ही कर रहे हैं,
तो मुझे याद है एक डॉक्टर ने मुझसे बताया था कि आपने तकरीबन इतना सनब्लॉक लगाना है। मैंने इस बात से एग्री नहीं किया था, अभी तक मैं एग्री नहीं कर रहा था कि इतना सनब्लॉक लगाना इज़ ज़रूरी और नॉट। मुझे तो फेस पे थोड़ा सा लगाता हूँ, मेरा पूरा फेस कवर हो जाता है, बिकॉज आई हैव बियर्ड, मेरी दाढ़ी भी है, तो यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ एक लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, मला तो वो 3 पूरा हो drops गया। आप लगाते तो क्या ये काफ़ी है या वो वाला रूल ज़रूरी है? अगेन ये डिपेंड ये करता है कि जी आप जो सन ब्लॉक यूज़ करें उसका SPF कितना है, पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया वो भी अपनी जगह पे ठीक है। सन ब्लॉक के बारे में पाकिस्तानी हम डॉक्टर्स जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं या अमेरिकन हैं या UK के लोग हैं, वी सिंपल एक वर्ड हम यूज़ करते हैं कि बी जेनरस इन यूजिंग सन ब्लॉक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप जितना मैक्सिमम लगा सकते हैं, जिस तरह से आपने अब शो करना होता है, आपने पब्लिक में जाना होता है, ऐसा ना हो कि आपका चेहरा ऑड लग रहा हो, मतलब उसको देखते हुए कॉस्मेटिक अगर इशू नहीं आ रहा तो आप मैक्सिमम लगाएं जितना आप लगा सकते हैं। अच्छा, मैं तो क्रीम बेस्ड अब लगाना छोड़ दिया, अब मैं थोड़ा सा जेल बेस्ड लगाता हूँ ताकि तो वो नजर इतना ना ज़्यादा वो नजर भी depend नहीं करता आता, है, हाँ। फिजिकल नहीं होता वो। और एक ऑल्सो देयर इज ऑल्सो वन थिंग व्हेन इट कम्स टू सन ब्लॉक, और हमने ये अभी रिसेंटली सीखा है, मैंने अब बहुत रिलीजियसली अप्लाई करना शुरू कर दिया है सन ब्लॉक। हर 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद आपने कहा सन ब्लॉक को रीअप्लाई करना ज़रूरी है, और SPF 60 काफ़ी है। 60 एंड अबव इज़ गुड इनफ फॉर इस्लामाबाद, और जो हमारा रीजन है ये वाला, उसके लिए 60 एंड अबव काफ़ी है। और दूसरी बात ये कि 4 घंटे इज़ नॉट द स्टैंडर्ड टाइम, कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे शो में बैठे हुए हैं, इतनी ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, तो डजंट मीन कि आपका सन ब्लॉक आपको 4 घंटे तक ही प्रोटेक्शन देगा। आपको एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट बताना है स्पेशली आप लोगों के लिए, कि जो ये वाली लाइट्स लगी हुई हैं स्टूडियो की, दीज आर इक्वली डैमेजिंग फॉर योर स्किन एज द सन रेज आर। जिस तरह से सन रेज से रिलेटेड कुछ पूछता आगे, मैं एक सवाल है ये ना आप चीज नहीं आप पूछ लें, ठीक है। मुझे आपने जब ये बात की, हमने पैसे जान तो चुके थे हम, लेकिन मुझे बताएं इसमें कितना एम्फसाइज करना जरूरी है। जो खवातीन 2 टाइम का खाना है, 3 टाइम का खाना किचन में बनाती है, क्या आग भी आग का जो सन ब्लॉक से भी कोई फर्क पड़ता है कि जरूरी है, क्या ये फर्क पड़ेगा? सन ब्लॉक का जो मेन रोल है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देनी है, आपकी स्किन को जो भी उसके डैमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे होते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के, उससे रोकना है। यकीनन आप जिस भी सिचुएशन में ऐसी में जाते हैं तो आपको सन ब्लॉक रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो लोग खवातीन हमारी इंडोर रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, उनको भी चाहिए कि वो सन ब्लॉक यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो होम लाइट्स हैं उनमें भी सन अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। तो अगर वो इंडोर हैं इवन देन उनको सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। अच्छा, इस पे मेरा एक बहुत सवाल है, बहुत सारे लोग जो है वो फिर ये पूछने लग जाते हैं कि हमारी स्किन को ब्रीथ करने का टाइम कब मिलेगा। हर वक्त तो हमने उसको किसी ना किसी चीज़ से ढका हुआ है, तो वो कब जो है वो खुद से सांस कब लेगी, खुद से रिजुविनेट कब करेगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से मैंने पहले जो है मैंने सवाल पूछा था कि बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं कि हमारी स्किन को खुद से सांस लेने का वक्त कब मिलेगा, जब हम हर वक्त या तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जैसे मेकअप प्रोडक्ट्स लड़कियाँ इस्तेमाल कर रही होती हैं, या फिर हम सनब्लॉक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर हम ब्रेक में हम दोनों भी आपको बता रहे थे कि हम लोग मॉइस्चराइज़र जो है वो एक्सेसिवली इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे। जैसे रात को अब मुँह हाथ धोया, पाँव धोए, तो मैं उसके बाद हाथों पाँव पे और मुँह पे एक मॉइस्चराइज़र लगा के सोती हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी स्किन खुद से कब काम करेगी रिजुविनेशन के लिए, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम उसको दो कि कुछ भी ना हो, रॉ स्किन हो आपकी? देखिए पहली बात तो ये है कि स्किन को कोई ऐसे सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सांस का हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म है, हम थ्रू माउथ और थ्रू नोज हम सांस लेते हैं और उसी ने ही आगे काम करना होता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है। स्किन में भी जो ऑक्सीजनेशन पहुंचती है, ब्लड सप्लाई पहुंचती है, इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। फर्स्ट जो आपने कहा कि स्किन को सांस लेने का मौका कब मिलता है। दूसरी बात आपने कही कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल सन ब्लॉक यूज़ कर लिया, मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया, नाइट क्रीम यूज़ कर ली, दरमियान में स्पेस नहीं मिल रही। देखिए क्लींजिंग ज़रूरी है कि जिस तरह से आपने नाइट में आपने अगर फॉर एग्जांपल डे टाइम मेकअप किया हुआ है या आपने स्टूडियो में मेकअप किया हुआ है, तो आप वापस जाके उसको क्लींजिंग करने के बाद ही आप मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे। क्लींजिंग करने के बाद ही अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई और प्रोडक्ट यूज़ करनी है, नाइट क्रीम यूज़ करनी है, वो यूज़ करेंगे। जो स्किन की रिजुविनेशन का प्रोसेस है वो आउटर लेयर से नहीं होता, कि स्किन ने को बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं पिक करनी होती जिससे उसकी रिजुविनेशन होती है, वो इंटरनल होता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो कोलेजन प्रोडक्शन हो रही होती है, हमारी स्किन की जो भी प्रोसेस स्किन का हो रहा होता है वो इंटरनल होता है। उसका इस चीज़ से कोई वो नहीं है कि जी कि हमारी जो आउटर लेयर हमने कोई नाइट क्रीम यूज़ कर लिया, कुछ ऐसा कर लिया हुआ है, तो दीज थिंग्स हेल्प
ठीक ये है। हेल्प करती हैं, लेकिन उसमें कोई इस तरह का अगर आपने प्रोडक्ट अच्छी यूज़ की हुई है, कुछ स्टीरॉइड वाली चीज़ें यूज़ नहीं की हुई, तो वो उसको डैमेज नहीं करती। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बाहर से स्किन जो है वो रिजुविनेट नहीं करती, वो इंटरनली करती है। तो फिर जो बाहर से हम क्रीमें लगा रहे होते हैं, ये जो हम सिरम्स लगा रहे हैं, विटामिन सी, हाइलुरोनिक, नाइसिनामाइड, ये वो सब, तो वो क्या कर रहे हैं फिर? वो अब्जॉर्ब होने के बाद अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, जो मस्ट पहले नोटिस उसकी कि इस skin तरह के से अंदर नहीं कि जाते हाँ हैं? अंदर जाते हैं स्किन के अंदर, तो फिर वो कोलेजन प्रोडक्शन अगर उन्होंने करनी है, उन्होंने पिगमेंटेशन को रिड्यूस करना है, उन्होंने कुछ भी करना है, जो भी उनका रोल बनता है, तो वो उसके अंदर जाके करती हैं। इस तरह से नहीं होता जी आपने अगर वो बाहर लगा लिया तो स्किन की ब्रीदिंग इफेक्ट हो जाएगी, या स्किन को अगर हम स्पेस नहीं दे रहे। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल कोई लेज़र का प्लान करते हैं, कोई माइक्रोनीडलिंग का प्लान करते हैं, उसमें ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक प्रोसीजर करा लिया है। Okay. देन उसको स्पेस दें ताकि उसका जो रिजल्ट्स आना है ना, क्योंकि आपने हमेशा डॉक्टर से सुना होगा, फॉर एग्जांपल आपने क्यू स्विच लेज़र करा लिया, तो व्हाट वी डू कि उसके साथ हम हाइड्रा फेशियल नहीं करते, उसके साथ हम कोई भी प्रोसीजर नहीं करते, ताकि स्किन को इतनी स्पेस मिले कि वो रिजुविनेट कर सके। ठीक है। लेकिन जो आप प्रोडक्ट की बात करें उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने हाइड्रा की बात क्यों स्विच कराया हुआ है, मुझे तो डॉक्टर ने कहा था बड़ा ठीक होता है, फौरन डिट्टो टकाटक उन्होंने कहा हाइड्रा आपने कराया? you were there, यार। आई नो, मुझे आ गया हमने यार। हाइड्रा की फौरन बाद मेरे और हम दोनों गए हुए थे, और हम दोनों ने हाइड्रा कराया। देखिए, मैंने हाइड्रा नहीं कराया था, मैंने डायरेक्ट क्यू स्विच कराया था। आपने हाइड्रा करा के हाइड्रा तो क्यू क्यू स्विच स्विच हो गया था। तो देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये है जो मैंने आपको बताई है ना, डेफिनेटली डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंस ऑफ डॉक्टर साहब ओपिनियन बड़े हो तेज सकती है, है। किसी की हाँ। बुराई आप नहीं कर रहे, हाँ आपने जी। फौरन से अच्छा मेरे सबके पास साथ बना के भी तो रखिए बना ना के भी तो फिर। रख रहे। डॉक्टर साहब एक मेरा पास बड़ा मज़ेदार सा सवाल है। हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, यू नेम इट, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लोग कहते हैं ये लगाओ, इसके लिए ये है, इसके लिए वो है, इसके लिए ये है। क्या ये सारी चीज़ें 30 के बाद हमें लेकर रैक कर देनी चाहिए और सब चीज़ें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब कमियां शुरू हो गई हैं? देखें 30 या इससे 30 से बिफोर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप अपनी स्किन की केयर करें, योर स्किन विल बी क्वाइट ओके अप टिल 50, अप टिल 60। तो सब माजरत के साथ मैं आपको काट रहा हूँ, जेनेरिक वर्ड है बहुत, केयर करें। केयर कैसे करें? मुंह धोएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, क्या ये काफ़ी है? सन ब्लॉक यूज़ करें। सन ब्लॉक, चले एक और ऐड कर लिया। एक्सपेरिमेंट्स ना करें स्किन के ऊपर, गोरा होने वाली क्रीम्स का इस्तेमाल ना करें। अपनी डाइट जिनके लिए नहीं, जिनके देखिए अंदर बात mercury पॉइंट ये है मौजूद कि वो जो ना सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी स्किन हेल्थ, आपकी हेल्थ बेहतर होगी स्किन की। तो अगर किसी का कंप्लेक्शन फॉर एग्जांपल सांवला कलर है, किसी का कंप्लेक्शन डार्क है, अगर उसकी स्किन की हेल्थ बेहतर है तो ही और शी इज़ क्वाइट ओके हमारी नज़र में। और दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी कैसे हम ना करें, आपने जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी अच्छी डाइट लेते हैं, वो हाइड्रेशन लेवल ठीक है, वेजिटेबल्स और जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, सन ब्लॉक यूज़ करते हैं, और दूसरा है कि सन एक्सपोजर में बार बार एक्सपोज नहीं करते खुद को, तो ये जो मेजर्स आप लेंगे, आप इन चीज़ों से जो आप बता रहे हैं कि नियासिनामाइड और ये सारी चीज़ें हम कब यूज़ करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 50 ईयर के होते हैं, उनकी स्किन 30 ईयर की लग रही होती है। कुछ 25 ईयर के होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है सन में, उनको देखिए। इवन के जो लोग हिली एरियाज़ में रह रहे होते हैं, जो रेजिडेंट होते हैं वहाँ के, उनकी आप स्किन देखेंगे वो 30 ईयर में उनकी पूरी स्किन रिंकल्स पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर। बिकॉज ये कि वो प्रॉपर अपनी वो नहीं कर पाते, वहाँ पे वो होता है, वेदर बहुत सख्त होता है वहाँ पे, गर्मी उसमें सर्दियों में बहुत शदीद बर्फ़बारी होती है, बहुत ठंड होती है, वो प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं कर पाते, और सन रेज को वो लोग डबल एक्सपोज होते हैं। जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ स्नोफॉल होती है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्नोफॉल में हम जा रहे हैं, वहाँ पे ठंडा मौसम है, सूरज बहुत कम निकलता है, तपिश कम होती है, गर्मी कम होती है, तो हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको एक मैकेनिज्म बताऊं कि सन रेज वहाँ पे जहाँ पे स्नो पड़ी हुई होती है, जहाँ पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे डबल एक्सपोज हो जाते हैं हम, क्योंकि एक तो डायरेक्ट सन रेज हमारे ऊपर आ रही होती हैं, दूसरा सन रेज रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, तो वहाँ पे सन रेज ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है और सन ब्लॉक ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी स्किन बेहतर रहेगी, आपको इस तरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लड़कियाँ तो चले फिर भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर ही लेती हैं, लड़कियों के साथ इन चीज़ों को अटैच भी किया जाता है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं होती। लड़कों को थोड़ी शर्म भी आती है ये चीज़ें इस्तेमाल करने में। फिर कुछ हमारी सोसाइटी के भी ऐसे टैबूज हैं कि वो लड़के जो है वो हैं हुमायूं, आप इस 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकलो, जहालत लग रहा है कूट के कुंडी में कूट के लोग। आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट अर्बन में, सही कह रही है, अर्बन में फिर हो गया, लेकिन रूरल एरिया इतना बड़ा है, वहाँ पे तो लगाएंगे तो वो माँ कहेगी कि की कर रहे हैं, तो बाप कहेगा लोग कहते हैं कि आप तो लड़कियों वाली हरकतें, कुड़ियों वाली कुड़ी मतलब कुड़ी कुड़ी वो वाली हरकतें शुरू कर, लड़के शर्माते हैं कि हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना, या हमारी स्किन भी तो आगे की तरफ एज कर रही है।
कि फ़खर ने लगाई होती, फ़खर की स्किन कितनी फिट होती, लेकिन शर्मा शर्मी में नहीं लगाई ना, वो खड़े हैं फ़खर, आप उनका इलाज कर दीजिएगा। अब लड़के जो है वो किस तरह से यूज़ करें, क्या जेल बेस्ड सनब्लॉक यूज़ करें या नॉन फिजिकल यूज़ करें ताकि लोगों को पता ही ना लगे, छुपा के रखें, क्या करें बेचारे? देखिए जो सन ब्लॉक है ना, मेरा ख्याल तो ये है कि जो सन ब्लॉक का यूजेज है ना वो तो एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में आ चुकी हुई है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर हम फॉर एग्जांपल हम अपने रूरल एरियाज या पेरीफ्रीज की बात करते हैं तो पेरीफ्रीज में हमारा ये कंसेप्ट है ना कि नहाने के बाद हम नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं, नहाने के बाद जब फेस ड्राई हो रहा होता है लोशन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे कोई वैसलिन इस्तेमाल करते हैं। इवन के जो बहुत ही पेरीफ्रीज हैं, जो बिल्कुल रूरल एरियाज है, वहाँ पे लोग देसी घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पे लोग ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो उसके साथ अगर सन ब्लॉक यूज़ कर लें तो दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। इसमें ये नहीं होगा कि जी कि उनको थोड़ा सा इस तरह का मिथ होगा या इस तरह के लोग उनके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। मैं आप उनको ये नहीं कह रहा कि जी आपको नाइट क्रीम यूज़ करें, मैं ये नहीं कह रहा जी कि आप स्किन के ऊपर कुछ मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई और प्रोसीजर्स करवाएं। आई एम जस्ट सेइंग कि आप स्किन की हेल्थ पे फोकस करके अपनी एजिंग को डिले की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर जो एजिंग साइंस क्या होते हैं, सबसे पहला साइन जो एजिंग का आता है वो रिंकल्स पड़ना शुरू होते हैं, स्किन सैगी होना शुरू होती है, आपकी लाइंस बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एजिंग साइंस आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और साथ ये कि आप जो स्किन की प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो प्रॉपर लें तो डेफिनेटली आपके जो एजिंग साइंस है वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे। सवाल है, बहुत ज़्यादा सीरियस सवाल, मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि फैसल रहमान ने क्या किया कि वो 80 साल के नहीं लग रहे। उनसे किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आपकी एज क्या है, उन्होंने कहा मैं होश में कायद आज़म से मिला हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इट्स बीन 77 ईयर्स के कायद आज़म जो है वो अब हमारे साथ नहीं है। लेकिन और उसके बाद जब उन्होंने बताया है, वो जो होस्ट बैठी हुई हैं उन्होंने कहा आप 80 साल के हैं, तो उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा। वो कह रहे 80 तो नहीं हूँ मैं, 80 तो नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप 2 साल के भी कायद आज़म से मिले थे तब भी आप 80 साल के बनते। तो उसमें वो कह रहे अच्छा, मतलब वो उनको खुद भी शायद भूल गए कि मैं कितने साल का। उन्होंने क्या किया है मुझे ये बताया, उन्होंने कोई प्रोसीजर कराया है या उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा है या उन्होंने अच्छा खाया है या उन्होंने एक्सरसाइज की है, क्या किया उन्होंने? देखिए मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखा है और अच्छा खाया है और एक्सरसाइज की है। बाकी जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं ना, जो अगर मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो प्रोटेक्टिव मेजर्स की बात कर रहा हूँ, स्किन का ख्याल रखें, बाकी चीज़ों का ख्याल रखें, ये करने से आप इस तरफ जा सकते हैं। बाकी जो एक होता है ना, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल रिंकल्स पड़ गए हुए हैं, रिंकल्स पड़ गए अगर तो हमने उसको ठीक करना है, लेकिन वो ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग ठीक हो जाएंगे। ये तो हो सकता है कि रिंकल्स पड़ने की जो वजूहात हैं वो पहले से बता दी जाएं और उसका ख्याल रखें, और रिंकल्स जो है ना वो जिन्होंने 30 ईयर एज में आना है वो 50 तक चले जाएं, वो 60 तक चले जाएं। तो ये मेजर्स हैं। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है ना वो सबसे बेस्ट है, ना सिर्फ स्किन हेल्थ के लिए बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ सरसरी सा एक बड़ा मुख्तसर सवाल पूछूंगा। मुझे बताएं, ये हम अक्सर किसी को देखते हैं कि किसी ने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ किया, हम कहते हैं ओ तुम भी यूज़ करो, कितनी प्लम्पी स्किन हो गई है, विटामिन सी यूज़ किया, उसको देख के कर लिया। ये हमें देख कर करना चाहिए कि हमारी स्किन को नीड क्या है, जो चीज़ हमें। आप सिर्फ ये 3 मुझे याद है, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी और नाइसिनामाइड, इन तीनों का बता दें कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ताकि हम अगली बार ले तो वो इंसान ले जिसको उसकी ज़रूरत है। देखिए जो तीनों जिन चीज़ों का आपने नाम लिया ना, इनका मेन रोल होता है स्किन को रिजुविनेट करना, तीनों का, ठीक है। और दूसरी बात है रिजुविनेशन में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जी कि आपकी कोलेजन प्रोडक्शन होती है, आपके साथ स्किन की पिगमेंटेशन भी उसमें एड्रेस होती है, आपकी स्किन की ग्लो भी इम्प्रूव होती है। और जो आपका दूसरा सवाल है कि जी कि किसको क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, किसी साथ वाले से रिकमेंडेशन लेके करें या अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें। लेकिन ये मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि जी इस बारे में डॉक्टर्स को डिसाइड करना चाहिए कि जिसको आप एग्जामिन करवाएं और वो डिसाइड करें कि आपको कौन सी प्रोडक्ट सूट करेगी, किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, वो फिर आपको बताएंगे। अगर सरसरी साहब आपसे पूछूं, अगर डल स्किन है तो क्या कौन सा सीरम आपके लिए आपको लगता है बेहतर है, और अगर आपको रिंकल्स कहीं पे नजर आ रहे हैं, आपकी स्किन टाइट नहीं है, तो फिर कौन सा यूज़ करें? देखिए रिंकल्स के लिए और स्किन को टाइट करने के लिए ना मेरी ओपिनियन ये है कि कोई सीरम नहीं है, ऐसा कोई सीरम नहीं है कि जो आपके रिंकल्स को एड्रेस कर सके। क्रीम्स कहती है कि रिंकल फ्री हो जाएगा, रिंकल्स फ्री, आई डोंट बिलीव इट। ओके, सिंपल। दूसरी बात यह कि रिंकल्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो बोटॉक्स की है।
अच्छा। और या बोटॉक्स थ्रेड लिफ्ट है या बोटॉक्स है? थ्रेड लिफ्ट इज समथिंग डिफरेंट। ज़्यादा फोकस थ्रेड लिफ्ट का होता है स्किन जो सेगी होती है उसके लिए होती है, ठीक है, लेकिन रिंकल्स के लिए इज द ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज बोटॉक्स, और ये इंटरनेशनली ही एक्सेप्टेबल ऑप्शन है। ठीक है। बाकी जो बात है कि जी आपकी स्किन की पिगमेंटेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाए, स्किन की ग्लो बेहतर हो जाए, स्किन थोड़ा सा रिजुविनेट कर ले, उसके लिए बाकी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप विटामिन सी यूज़ कर लें, आप हियालुरोनिक एसिड यूज़ कर लें, आप नियासिनामाइड यूज़ कर लें, और इवन के रेटिनॉल को यूज़ कर लें, तो ये डिपेंड करता रेटिनॉल भी है। हाँ जी, ये डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के हवाले से जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं, जैसा हुमायूं ने भी कहा, आपने भी कहा कि जी डॉक्टर से जाके पूछें, हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। एक मुझे ये मैं दोनों चीज़ों के हवाले से सवाल पूछूंगी। जो एडवर्टिजमेंट्स आती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि बंदा उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, माइल हो जाता है, एक वो चीज़। और एक अब जो चीज़ आई है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि मैं तो गया था, मैंने ये कराया है, मैं यूं हो गया हूँ, मैं टू हो गया, और आप कहते हो कि वाओ यार, मतलब ये मैंने भी कराना है, ये कितनी फिट हो गई है, समथिंग लाइक दैट। ये दोनों चीज़ों के हवाले से आपने बताना है कि जो एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं, क्या वो चीज़ें हमें अपनी स्किन और अपने बालों पे अप्लाई करनी चाहिए या नहीं, हमें वो अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ना हमें किसी भी ओवर द काउंटर हमें कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट या कोई भी बड़ी अच्छी से अच्छी क्रीम भी हमें नहीं लेनी चाहिए जब तक हमें पता ना हो कि इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा, चाहे इन्फ्लुएंसर्स चीख के कहते रहे आपसे कि इस्तेमाल। देखिए पॉइंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स को या बाकी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर इफ़ दे नो अबाउट डर्माटोलॉजी, तो व्हाट आई एम डूइंग, सिंपल बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे जितने भी कोलीग्स डर्माटोलॉजिस्ट हैं, अगर वो 6 महीने की मार्केटिंग की कोर्स करके या फॉर एग्जांपल अपनी को प्रोफाइल बिल्ड करके वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो दे कैन टेल यू कि हाँ जी एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास आए हैं तो मेरा एक्सपीरियंस वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगेन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप उनकी बात को ज़रूर सुनें, उनकी बात को देखें, बट जिस डॉक्टर्स के बारे में या जिसकी प्रोफाइल को वो प्रमोट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन और उसके क्रेडेंशियल ज़रूर देखें। बिल्कुल, डॉक्टर मुबश्शिर किसी एलिजिबल और नॉट, सॉरी वो बंदा एलिजिबल भी है आपको वो बताने के लिए, एलिजिबल है भी कि नहीं है, वो क्वालिफाइड है कि भी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर मुबश्शिर डाह के पास आ रहे हैं तो आप देखें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से ट्रेनिंग लिया है, एक्सपीरियंस क्या है, किस जगह काम कर रहे हैं, कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रिव्यूज़ क्या हैं लोगों के, जिन्होंने प्रोसीजर्स करवाए हैं उनके क्या रिव्यूज़ हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे पास लोग आ रहे होते हैं उनमें 90% उनका जो कंसर्न होता है वो फेस होता है, क्योंकि फेस इज़ आवर ब्यूटी, फेस इज़ आवर फर्स्ट जो हमारी प्रेजेंटेशन है पर्सनैलिटी की, वो फेस है हमारा। एग्रीड। तो अब फेस के बारे में आप जा रहे हैं किसी के पास और आप एक जो किसी की रील देख के या किसी की फॉर एग्जांपल सिंपल रिकमेंडेशन दे के आप फेस के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज टू मच रिस्की। अब इसलिए मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा अनटिल एंड अनलेस के कोई आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करे आपको। छोटा सा आज आप मैं कहता हूँ मैम प्लीज़ डॉक्टर साहब, आप लोगों की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतनी मुश्किल है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर, बड़े होकर हमने MBBS याद किया है। अब FRCPS, FCPS, FCSSSS, ये हमें नहीं समझ आती कि ये क्या भला है, ये क्या है, किसने ये किया हुआ है तो वो क्वालिफाइड है, किसने नहीं किया हुआ हमें नहीं पता। अब क्वालिफिकेशन तो हो गई एक साइड पे कि एक रॉ बंदे को तो पता नहीं लग रहा कि इसका मैं आपको FRCPS क्या है। छोटा सा जवाब दूंगा। हाँ। देखिए अगर फॉर एग्जांपल डिटेल्स का नहीं पता, MBBS का तो हर किसी को पता जी बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट इस चीज़ को तो इंश्योर कर लें कि वो डॉक्टर है। चले नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे, क्योंकि हमारी जो एस्थेटिक्स की प्रैक्टिसेस हैं उसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं जो क्वैकरी कर रहे हैं, दे आर नॉट मेडिकल डॉक्टर। किसी ने BA किया हुआ है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बन गया है, किसी ने MA कर लिया है तो वो कोई टेक्नीशियन बन गया है, किसी ने क्या कर लिया है। मेरा जो सिंपल कंसर्न है वो ये कि अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने MBBS किया हुआ है और जो वो है जिसने मेडिकल ग्रेजुएशन की हुई है, तो एटलीस्ट ये तो एक बेसिक क्राइटेरिया मैयर कर लें कि उसी के पास आप जाएं। ठीक हो गया, ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फेस की जो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम बालों के बारे में बात करें। डॉक्टर साहब, बालों की जब बात की जाए तो दाढ़ी के बाल और बालों जो सर के बाल हैं, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा। एक चीज़ आती है जिसे मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं, और कभी कभी कुछ इसको डिफरेंट अगर कहें तो बाल चर भी होता है। आप मुझे बताएं, अगर आपको बालचर दोनों मुख्तलिफ चीज़ें मुझे अंदाज़ा है, लेकिन क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, जब मुझे यहाँ बालचर होता है और यहाँ पर मेल बॉल्डनेस होता है, मुझे लोग कहते हैं ये बालचर भी हो सकता है। सो मुझे बताएं, एक तो दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों का इलाज मुख्तलिफ है और दोनों का इलाज है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बात तो ये कि दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। ठीक है। बालचर जो है उसको हम लोग अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं एलोपेशिया एरिएटा। उसमें क्या होता है जी कि वो दाढ़ी पे भी हो सकता है, वो सर पे भी हो सकता है, और उसका जो पैटर्न होता है वो ये कि दरमियान में उसकी पूरी की पूरी जगह खाली हो जाती है। लेकिन जो मेल पैटर्न बाल्डनेस की आपने बात की, उससे पहले उसी बालचर का भी सोल्यूशन ही बता दें। अच्छा, एलोपेशिया एरिएटा जिसको हम बालचर आम ज़बान में कहते हैं, उसका सोल्यूशन ये है कि उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं। वी हैव द ऑप्शन कि हमको टॉपिकल क्रीम दें, टॉपिकल क्रीम को हम फर्स्ट लाइन थेरेपी में लेके जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग भी होती है। अगर हम कोई ट्रीटमेंट ना भी करें इवन देन वो ठीक हो जाती है। जी जी जी। ऐसा भी होता है इसमें बालचर के बारे में। लेकिन वो किसी एरिया ऐसे खास पे होती है ना कि आप डर जाते हो कि अब सब लोगों को वो पता लग बिल्कुल जाए, ऐसा तो ही आप हाँ, जल्दी ट्रीटमेंट बिल्कुल चाहते ऐसा ही है। वो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन होती हैं कि हम उसमें आपको क्रीम दे सकते हैं, अगर क्रीम से फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर हम आपको इंजेक्शन लगा सकते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह उसका ट्रीटमेंट है और वो ठीक हो जाती है, उसमें कोई इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। मेल पैटर्न जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है ना, ये सबसे बड़ा इशू है जिसमें हम लोगों मर्दाना को गंजपन कहते हैं उर्दू में जी मर्दाना गंजपन कहते हैं इसको, बिल्कुल उर्दू में इसको मर्दाना गंजपन कहते हैं। इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। कि मेल पैटर्न बाल्डनेस का मतलब ये है कि मेल्स में जो हमारे हैं उनमें बाल्डनेस कैसे होती है, उनमें बाल गिरते कैसे हैं, उसका पैटर्न कैसा होता है और उसके किस तरह के आउटकम्स आते हैं। और उसका जो है उसको अगर आप देखें तो वो क्या होता है कि साइडों से बाल हल्के होना शुरू होते हैं और आपकी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू होती है। जब हेयर लाइन पीछे जाती है तो आहिस्ता 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 बाल आपके कम होना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि वो इस तरह से नहीं होता जी कि अचानक आपके बिल्कुल बाल खाली हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, बाल गिरना शुरू होते हैं। फिर आपके क्राउन एरिया भी खाली होता है, आपका फ्रंट जो हमारी जो वो है स्काल्प है वो भी खाली होती है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता ही है। और हमारे जो कानों के साथ वाले बाल हैं या बैक साइड ऑफ बाल हैं वो रह जाते हैं, उसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस इस तरह से होती है। और उसकी फिर एक स्पेसिफिक रीज़न है कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कन्वर्जन होती है डीएचटी में, वो फिर जाके हेयर की रूट को कमज़ोर करता है, फिर बाल गिरते हैं। लेकिन ये स्लो एंड स्टीडी और ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट टेक्स टाइम। इसको रोका जा सकता है? इसको बिल्कुल रोका जा सकता है, हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं इसको रोकने के लिए। हम अब दो चीज़ें हैं, एक अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, और दूसरा ये कि हो रही है तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। जब हो रही होती है, जब ये पैटर्न बाल्डनेस हो रही होती है, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा होता है, आप खुद भी फील कर सकते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही होती है, तो वो आप खुद फील भी कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि हम उसके लिए PRGF हमारा एक वो प्रोसीजर है जिसमें हम प्लेटेड रिच ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो लोकली जाके इंजेक्ट करते हैं। हमारे पास PRP की ऑप्शन होती है, हमारे पास एक्सोसोम्स की ऑप्शन है, हमारे पास स्टेम सेल्स की ऑप्शन है, काफ़ी सारी मेजर्स हैं जो कि हम इसमें लोकली जाके इंजेक्ट करते हैं। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर साहब आपने जो बात की है, जो PRP है या PRGF है, ये यूजुअली आपका फॉलिकल है तब ये असर करेगा, अगर फॉलिकल खत्म हो गया है तो नहीं करेगा। फॉलिकल तो क्या मतलब? अंदर जो जड़ होती है, जड़ होती है, अगर वो है तो तब असर करेगा। सो इफ द फॉलिकल इज नॉट देयर, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो अंदर है, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या ये, क्योंकि मुझे डॉक्टर ठग लगा देगा, कहेगा PRP करा लो, PRGF करा लो, मैं तो करा लूंगा, तो कैसे पता चलेगा कि क्या फॉलिकल है भी, असर करेगा भी कि नहीं करेगा? एक बार कराकर फिर पता चलेगा, ये कोई तरीका भी है? देखें, इसमें जो आपने खुद ही ये बात का जवाब दे दिया कि जब आप फॉर एग्जांपल PRGF करा रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो फॉलिकल्स फॉर एग्जांपल डेड हो गए हैं वो नहीं है नीचे, तो वो रीग्रो नहीं करेंगे, ठीक है, बट जो आपके एग्जिस्टिंग हैं वो तो स्ट्रेंथन होंगे। मतलब अगर आपके पहले फॉलिकल्स गिरे हैं या आपके बाल गिरे हैं, हाँ बाल गिरे हैं आपके, तो उसमें क्या होगा कि इसका मतलब तो ये कि आप में बाल वो जो हेयर फॉल का इशू है वो PRGF क्या करेगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, उनमें जो गिरने की टेंडेंसी है उसको कम करेगा और उनको स्ट्रेंथन करके उसका क्या होता है, बाल जो कमज़ोर होता है वो अगर स्ट्रांग होगा तो वो आपका जो ज़्यादा एरिया को कवर करके आपकी बाल्डनेस के इम्पैक्ट को कम कर देगा। बाल्डनेस के इम्पैक्ट को कम करने से मुराद ये है कि वो ज़्यादा जो आपका बाल्ड एरिया नज़र आ रहा होता है रूटीन में वो कम हो जाता है।
बट ये सारी ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं जिनके हेयर टोटली बाल नहीं हो चुके हुए, जिनके स्काल्प बिल्कुल खाली नहीं हो चुकी हुई, उनके लिए ये प्रोसीजर या ये ऑप्शन की जा सकती है। डॉक्टर साहब, हलीमा को सवाल अच्छा लग गया बिकॉज शी इज आल्सो थिंकिंग अबाउट पीआरपी, वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट पीआरपी, आई गॉट इट डन। तो मेरे पास बड़ा अच्छा सा सवाल है, डॉक्टर साहब मुझे बताएं, क्या जब आप पीआरपी करा रहे होते हैं आपको देखते हैं आपके बाल डेंस हो जाते हैं, क्या बालों में ताकत आ जाती है, बाल थोड़ा मोटा हो जाता है इसलिए आपको डेंस लगना शुरू हो जाते हैं, या हेयर ग्रोथ हो रही होती है? क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं आपको वो पुरानी वाली चीज़ दोबारा नजर आना शुरू हो जाती है, ये क्या सिस्टम मैकेनिज्म है? इसका मैकेनिज्म ये है कि पीआरपी में होता क्या है कि हमारे नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हम लोकली वहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करने से क्या होता है, स्काल्प में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि वो डीएचटी में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पे हेयर रूट्स में जाकर अब्जॉर्ब होकर ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज़ करता है, मतलब ब्लड सप्लाई को कम करता है। पीआरपी ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करती है, रिस्टोर कर देती है, बढ़ा देती है। अब जो आपने सवाल किया कि क्या वो रीग्रो करते हैं, क्या वो बाल बड़े होते हैं, आप ब्रेक के बाद बताएंगे, मैं ब्रेक का कह दिया गया है। Sure आप बताइएगा, आई एम रियली इंटरेस्टेड टू हियर कि मैं भी क्या होगा अगर वो पीआरपी हो रही है, तो क्या वो वही वाला बाल जो पुराने हैं वो मोटे हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपके ठीक हो गए, या नया बाल भी ग्रो करेगा, और जब छोड़ देंगे तो क्या वो खत्म हो जाएगा, दोबारा पुरानी हालत पे चले जाएंगे? छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ऑल ईयर्स सब सुनना चाह रहे हैं, यहाँ पे सब बुजुर्ग हो चुके हैं, हारून ले ले, फखर ले ले। असद भाई के बाल हैं? मेरे याद नहीं है, असद भाई के भी नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हैं, के तो ठीक है, मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह घने बाल। हारून के वो देखो ठीक है, कौन से ठीक है? सब जानना चाह रहे हैं पीआरपी से क्या जादू हो जाएगा या खाली पुराना बाल मोटा होगा? देखिए पीआरपी से जो आपके ना दो चीज़ें होती हैं ना, एक तो आपके जो बेबी हेयर होते हैं, बाल जब आपके कमज़ोर हो रहे होते हैं तो वो बाल पूरा ग्रो नहीं करता, एक तो वो फुल ग्रो कर जाता है। दूसरी बात है कि जो पोटेंशियल हेयर होता है जो फॉल की तरफ जा रहा होता है वो रिटेन कर जाता है, वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तीसरा ये है कि आपके बाल का डायमीटर जो है ना वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपकी थिकनेस की वो आती है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि पीआरपी की वजह से अच्छा, एक दफ़ा पीआरपी करा ली और कुछ ऐसे नहीं कराई तो फिर क्या वो दोबारा पुरानी वाली हालत में चले जाएंगे? मैं आपको पीआरपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दूं कि पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह से हम पौधों में खाद डालते हैं, तो इट्स लाइक दैट कि आपने उनको नरिश कर दिया है। पीआरपी वहाँ पे किया आपने, उन्होंने ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, लेकिन जो उसके वो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल डीएचटी है, वो तो उसको कंटिन्यूसली ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए अगर आप इसके पीआरपी के जो सेशंस की बात करें, एक नेचुरल वे है कि किस तरह से हम अपने ब्लड सप्लाई पीआरपी सॉरी करा लिए, डीएचटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? टैबलेट से? डीएचटी को खत्म हम नहीं कर सकते, वो टैबलेट से यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि वो यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट ओपिनियन है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डीएचटी कंटिन्यू है तो आपका हेयर फॉल का पोटेंशियल रहेगा ही रहेगा, जिसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि फिर पीआरपी करके हम नेचुरल ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको स्ट्रेंथन करके उसको वो गिरने से रोकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम पीआरपी करा लें, हम कुछ भी करा लें, क्या जो हम नॉर्मल शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं जो सल्फेट फ्री नहीं है, उनके अंदर सल्फेट कूट के कुंडे में कूट के उनके अंदर भरा हुआ है, तो हम कुछ भी करते रहे हमारे बाल खराब होते रहेंगे? हमें शैम्पू सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, तब आगे जाके और क्या रोल भी है शैम्पू का? हाँ, मेरा ये बिलीव है, जो मैं मानता हूँ वो ये है कि जो हमारे शैम्पू यूज़ हम ज़रूर करते हैं, अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ के लिए मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करें। और दूसरी बात है कि हमारी मार्केट में काफ़ी सारे हैं बायोटिन वाले शैम्पू हैं, और भी हैं कि जिनमें वो क्लेम करते हैं हमारे जो प्रोवाइडर्स होते हैं कि जिसमें ये चीज़ें हैं। शैम्पू से ज़्यादा जो आपका रोल बनता है ना, वो एक आपकी डाइटरी इंटेक्स। ख़वातीन में जो इशू आता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ख़वातीन में जो स्ट्रेस है ये बाल गिरने की रीज़न बनती है, क्रैश डाइटिंग बाल गिरने की रीज़न बनती है। ख़वातीन के पीसीओएस का मसला होता है, वो बाल गिरने की रीज़न बनती है। मैं जो टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा था दैट वाज फॉर मेल, और ख़वातीन में ये मैंने आपको 3 रीज़न्स बताई हैं जो कि बाल गिरने की रीज़न बनती हैं। अब होता क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल बायोटिन सप्लीमेंट्स हैं, जिंक सप्लीमेंट्स हैं, ये अगर डाइट में रूटीन में ऐड करा दें तो उससे ही फ़र्क पड़ता है। और ख़वातीन को प्लस पॉइंट ये होता है कि इनके बाल रीग्रो कर जाते हैं,
इनमें चूंकि मेल पैटर्न बाल्डनेस नहीं होता, क्या मर्दों में ये नहीं होता? अगर मर्दों में बायोटिन जिंक बहुत है तो? कम चांसेस, नहीं बायोटिन जिंक इफेक्टिव है उसमें, क्योंकि उसमें अगर डाइटरी डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की तो ये भी मर्दों में भी हेयर फॉल की रीज़न बनती है, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। बट व्हाट आई वांट टू से कि वो खवातीन में अगर बाल गिर गए हैं तो वो रीग्रो कर जाते हैं, मेल में उसके डॉक्टर चांसेस साहब, बहुत कम होते हैं। रिसेंटली मैं जो बातें सुन रही हूँ बाल गिरने के हवाले से वो ये है कि तुम्हारा बच्चा बोलेगा तो बाल और ज़्यादा तहस नहस बर्बाद हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसके दांत निकलेंगे तो तुम गंजी हो जाओगी, फिर वो बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हारे बाल जो आएंगे वो पट पट के गंजी तुम्हें कर देगा। ये लिटरली लोग मुझे ये बातें कर रहे हैं आजकल। क्या तुम्हारा बच्चा तो जो बड़े होके करने वाले ना उस पे यकीन है, बच्चों का मुझे नहीं पता, बड़े होके पटपुट लेगा। लिटरली मुझे लोग ये कह रहे हैं अभी ये बोलना शुरू करेगी तो और बाल गंजे हो जाएंगे, तुम्हारे तो बाल गिरेंगे, पूरा भर भर के तुम्हारा जो ब्रश है ना वो आएगा। क्या ये वाकई कोई इस तरह की रीज़न है, या क्योंकि हम सप्लीमेंटेशंस लेना छोड़ देते हैं और बिल्कुल भूल जाते हैं अपने आप को और हमें बस बच्चे में ही होता है कि बस इसकी हर चीज़ पूरी हो जाए? क्या ये रीज़न होती है कि आपके अंदर से इतनी डेफिशिएंसीज हो जाती है कि बाल आपके हाथ में आ लेकिन पहली बात तो ये कि बच्चे का बड़ा होना, बोलना, उसका स्कूल जाना, उससे इसका किसी मदर के बाल गिरने से कोई रिलेशन नहीं ये है। तो अकल इसमें खुद भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है। नहीं, मेरे में है ये अक्ल, लेकिन आई वांटेड कि लोग ये बात सुने, क्योंकि वो मुझे कहते हैं आप MBBS डॉक्टर हो। अगर मैं किसी को ये बात बोलती हूँ तो मुझे कहते हैं आपको कैसे पता, आप MBBS डॉक्टर हो? लेकिन जो आपको बता रहे होते हैं क्या वो डॉक्टर होते हैं? एक सिटी में जा इंटरेस्टिंग सकते हो क्वेश्चन है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें है। सिटी बच सकती है। हाँ, जो क्या आपको बता मॉलिक्यूल रहे होते सिटी हैं बच तो वो भी सकती तो है? डॉक्टर नहीं होते। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने बात की है तो हुमायूं साहब ने सही आपका मजाक बना लिया है। मैं इसको कसम से इसके बाद आई एम सो सॉरी टू यूज दैट वर्ड ऑन हिम, इसको जलील करूंगा इस बात पे कि तुमने पूछा क्यों है यार, मैं तो अब ब्रेक ले रहा हूँ, मैं सर पकड़ के ब्रेक ले रहा हूँ। इसमें जो एक ब्रेक ले लिए डॉक्टर साहब, अब आगे बात ही नहीं हो सकती, ब्रेक हो गया, वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब हलीमा बेचारी अपने रोने रो रही है कि मेरे बाल रह गए, मेरे बाल खत्म हो गए। मतलब इट इज नॉट अबाउट यू, दिस शो इज अबाउट आवर ऑडियंस। सो आपसे मैं अब सवालों का सिलसिला जारी मुझे सीट पर बैठने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। हाँ। मैं पूछूं कि आपके बारे में अभी मैं अगला सवाल भी बहुत अच्छा बता रहा हूं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे, आप वो खत्म करें फिर मैं continuity सवाल पर देखिए मैं आपको जवाब दे रहा था इस बात का कि उसका बच्चे से इस तरह का रिलेशन नहीं है कि आपने कहा मेरा बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा या बड़ा हो रहा है या बोलना शुरू होगा तो मेरे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली आपकी लाइफ थोड़ा सा बिजी होती जाएगी। मैंने पहले मेंशन किया है कि लाइफ में अगर स्ट्रेस आना शुरू हो जाए, खवातीन की नींद पूरी ना हो, उनकी डाइट पूरी ना हो, तो ये हेयर फॉल की रीजंस बनती हैं। तो आपने बच्चे की परवरिश के साथ साथ अपने ये इश्यूज को एड्रेस करना है। जब आप इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो आपके बालों का गिरने के उस बच्चे के बड़े होने से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक हो गया। अनटिल एंड अनलेस कि अपना लाइफस्टाइल को आप उसके ऊपर बिल्कुल फोकस करके अपना लाइफस्टाइल ना आप इस तरह कर लें कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाएं। लाइफस्टाइल क्या है कि आप अपनी नींद पूरी करें, अपनी डाइट बेहतर रखें और स्ट्रेस को मिनिमम करें और हार्मोनल इशू कोई ना हो। आप फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना, जब वो पैदा हुआ था तो यकीन माने किसी ने नहीं कहा था बेटा होने का स्ट्रेस पैदा हुआ है। जितना स्ट्रेस उसने मुझे दिया हुआ है, मेरे बाल आधे ज़्यादा उसकी वजह से गिरे। कसम खुदा की उसका स्ट्रेस तुम ले लो, मेरा पानी चोरी कर लो। तो ये मुझे स्ट्रेस बहुत है। लेकिन सवाल अब मेरे हिसाब से बालों का ही है, लेकिन अ डिफरेंट क्वेश्चन। मुझे पता है डॉक्टर साहब, अगर फॉलिकल ख़त्म हो गया है और आपका ये जो हेयर लाइन है पीछे चली गई है, इससे PRP से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ये बात मुझे पता चल गई है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट इसका वाहिद इलाज होता है फॉलिकल ख़त्म होने का, या एक्सोसोम भी इसका इलाज है? देखिए जो हेयर ट्रांसप्लांट है ना, जो एरिया आपका बिल्कुल बाल्ड हो चुका हुआ है, उसका तो एक ही ऑप्शन है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। वी हैव नो अदर ऑप्शन। और हेयर ट्रांसप्लांट के फिर आगे टाइप्स हैं कि एक FUT है जो स्ट्रिप मेथड होता है, एक FUE है जिसमें हम ग्राफ्ट लेते हैं 1 by 1। और फिर अगेन हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ना एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रॉपरली क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। हमारे यहाँ जनरल मिथ होता है कि जी कि आप लोग थोड़े से पैसे सेव करने के लिए किसी टेक्नीशियन से जाके करा लेते हैं, किसी ऐसी जगह से करा लेते हैं कि जो प्रॉपरली क्वालिफाइड, प्रॉपरली ट्रेंड बंदा नहीं होता। तो वो क्या होता है कि आपने सुना होगा कि जी कि सर जो है उसके ऊपर नेक्रोसिस हो गई हुई है, उनकी स्किन डैमेज हो गई हुई है, उनके जख्म बन गए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टर्स का भी हुआ है ये कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें उसका कसूर नहीं है कि जी कि हम कहें जी कि फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट में तो मैंने गलत किया है।
पॉइंट ये है कि जब मेरे पास एक बंदा आ ही नहीं रहा, एक बंदा फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसी जगह से करा रहा है जो बिल्कुल वहाँ पे सब स्टैंडर्ड हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और क्वालिफाइड लोग नहीं है, वहाँ पे टेक्नीशियंस कर रहे हैं, तो उसमें सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाले जो रिस्क है ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई डैमेज हो गया, फॉर एग्जाम्पल स्किन जो है नेक्रोज कर गई है, तो इरिवर्सिबल डैमेज है। तो इसलिए कॉस्मेटिक पर्पस को एड्रेस करने के लिए आपको ऐसा अपनी हेल्थ का लॉस ना कर दें कि जो फ्यूचर में लेकिन ठीक डॉक्टर भी ना हो साहब, सके। जब नहीं आप समझो। उनके क्लिनिक पे जाते हो, इतनी टेम्पटिंग तस्वीरें लगी हुई होती है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स की उन्होंने और बिफोर एक आफ्टर सेकंड, की तस्वीरें एक लगाई हुई सेकंड, होती हैं। और किसी की तस्वीर हो ना हो, नबील की तस्वीर मैं कहता हूँ उसका ट्रांसप्लांट किस शख्स, मैं जिस भी है ट्रांसप्लांट बाहर नबील की तस्वीर लगी हुई है, यार खुदा का वास्ता है, क्या सारों ने सब डॉक्टर्स ने मिलकर उसकी सर्जरी की है? आप बिलीव करें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में तीनों जगह हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर से मिला हूँ और सबसे पहले नबील कहते हैं हमने किया। चलो नबील वो का। तो हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स होंगे ना, ये मतलब आप कमर्शियल की साइड पे जाओ तो वहाँ पे वो बोर्ड्स पे लगी हुई हैं उनकी तस्वीरें कि जी हमने इनका किया। वो तो और वरुण इतने धवन की भी उन्होंने लगाई हुई है क्या? खोखो में वो बैठे हुए हैं और मुझे समझ नहीं आता कि नबील ने वो खोखा ढूंढा कैसे होगा कि मैं यहाँ से अपना हेयर ट्रांसप्लांट transplant कर। दूसरी चीज़ ये डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान से करा ही नहीं रहे, कह रहे हैं टर्की का टिकट कटाओ, वहाँ जाओ, क्योंकि वहाँ उन्होंने से टेस्ट- ट्रांसप्लांट हाँ, करा के आओ, alhamdulillah। बेहतरीन होगा। इसकी क्या रीज़न है? हमारे पास अच्छे ये तो ट्रांसप्लांट मैं के भी वजह डॉक्टर्स नहीं बताऊंगा हैं। इसकी रीजन। अच्छा, इसकी ना बड़ी अच्छा सवाल किया आपने, जबकि हम इसके ऊपर काम भी कर जी, रहे हैं। जी। एक सोसाइटी हमारी पाकिस्तान में, हेयर रिस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, Yes। डॉक्टर राना इरफान उसके प्रेसिडेंट हैं। और ये जो बात आप टर्की की कर रहे हैं ना, टर्की आपको पता होना चाहिए कि 9 बिलियन रुपीस जो है वो पर एनम वो है ना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हेल्थ सिर्फ टूरिज्म हेयर से, ट्रांसप्लांट से। हाँ। हेल्थ उनका टूरिज्म tourism से। बहुत ज्यादा इससे बढ़ अब गया। हम लोग जो है फोकस कर रहे हैं राना इरफान साहब, जो डॉक्टर राना इरफान साहब की उसमें सुपरविजन में, उनकी गाइडेंस में, कि हमने उसको ऊपर काम करना शुरू किया हुआ है। आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कि हम हेल्थ टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। और हमारा प्लान है कि HRSP के प्लेटफॉर्म से कमिंग दिसंबर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं कि हम हेल्थ टूरिज्म का एक सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें को 400 प्लस डॉक्टर्स के काम करने की कैपेसिटी होगी। ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस वक्त जो डॉक्टर राना इरफान है वो ABHRS जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी है उसके भी वो प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट है। और वो पाकिस्तान के Very आउट ऑफ nice। अमेरिका पहले, मतलब जो नॉन अमेरिकन है जो उसके प्रेसिडेंट बने हैं, राना इरफान साहब जो हैं, और वो हमारी HRSP के प्रेसिडेंट हैं। क्या कहते हैं, सिंगल पाकिस्तानी हैं कि जो उसके जिसको मतलब वो हमारे लिए एक वो प्राउड की बात है, एजाज की बात है, फख्र एजाज की बात है, बिल्कुल हाँ। ऐसा ही है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हम उनके साथ काम करके ये स्टैंडर्ड्स अपने एस्टेब्लिश कर रहे हैं और इस चीज़ को हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि जो आपने टर्की की बात की है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग बाहर रहते हैं वो आके हमारे पास से कराएं, और बाहर के मुल्कों के लोगों को भी हम अट्रैक्ट करें कि जो यहाँ पे आएँ। क्योंकि अगर इफ़ यू आर हेयर इन इस्लामाबाद, आपको पता है इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल सिटी, बिल्कुल। यहाँ No पे भी doubt जिस in तरह that। से इस्तांबुल है उनका, इस तरह से इस्लामाबाद इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल सिटी। वी आर मरी नियर, हमारे साथ मरी है, नॉर्दर्न एरियाज करीब है हमारे, तो उसमें पैकेज में हम ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि वो उनका प्रोसीजर भी होगा, साथ उनका एक टूर भी होगा, और साथ ही एक्चुअली टर्की में भी यही होता है। वो आप जब बिल्कुल जाते ऐसा हैं ही वो है। इस्तांबुल का आपको टूर देते हैं, उसमें क्रूज भी होता है, उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, हलीमा हैज़ आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन अबाउट टर्की, पीपल गो देयर और वहाँ जाकर ट्रांसप्लांट कराते हैं। मुझे बताएं, बड़ी टेक्निकल सा सवाल है, क्या ट्रांसप्लांट ज़िंदगी में एक दफ़ा ही करवा सकते हैं और कोई ख़ास एज है तब तक आपको वेट करें? जो कभी कभी 30 प्लस 32 हो जाते हैं, वो कहते हैं अभी है, अभी रहने दे, 35 के बाद करवा लीजिएगा। तो क्या कोई एज लिमिट, फ्रेंडली एज लिमिट भी है इसकी? और फ्रेंडली एज लिमिट के साथ साथ ये भी बताइएगा, एक बार ही करवाना चाहिए? देखिए, इसकी कोई एज लिमिट कोई नहीं है। ठीक फॉर है। एग्जांपल आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी 40 ईयर के बाद बाढ़ना शुरू होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी 30 ईयर तक उनका आधा सर खाली हो चुका होता है, जो हेयर ट्रांसप्लांट की कोई स्टैंडर्ड एज नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल बाल्ड हो जाते हैं फिर हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी हेयर लाइन थोड़ी सी पीछे जाती है वो हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर लेते हैं। तो ये डिपेंड्स कि किस एज में आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, आपके बाल कितने गिरे हुए हैं, और आपका मेन कंसर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का माथा इवन के हल्का सा चौड़ा होता है, तो वो कहते हैं जी कि मैंने इसको फिल करवाना है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना ठीक है। है। उनको थोड़ा सा बेनिफिट ये हो जाता है कि उनके हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो टोटली नेचुरल वे में हो जाता है कि उनका सिर्फ फोरहेड लाइन जब फ्रंट पे आ जाती है, जी, कवर हो जाता है, जी, तो जी। वो उनका इस तरह से पता नहीं चलता कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का टोटल बाल हो चुका हुआ है, जब वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएगा बहुत ज़्यादा तो एकदम से understood है पता कि जी लगेगा। कि अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा लोग अक्सर टोटके आजमा लेते हैं, जिसमें रोजमेरी ऑयल बहुत ज़्यादा है, जिसमें प्याज का पानी बहुत है। क्या आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? आपको लगता है कि ऑयल से रीग्रोथ ऑफ बाल हो सकती है? क्या वो PRP का भी ऑल्टरनेटिव, सेमी ऑल्टरनेटिव हो सकता है? देखिए, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है।
जो मैं आपको मेडिसिन के बारे में तो बता सकता हूँ, और ना मैं इनको आप ऑयल को क्या समझते हैं एज मेडिसिन में? ऑयल को कैसे मॉइस्चराइजर समझते हैं? मॉइस्चराइजर ओनली। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो लोगों को मिसकंसेप्शन भी है, आप भी उसके हवाले से बता सकते हैं, क्या जब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं उसके बाद आप गंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि जी अगर हम इसके बाद हज पे जाएंगे तो लाखों रुपए का सर बनवाया है, फिर मुंडवाना पड़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर तो मसला हो जाएगा। मुझे ये जो ट्रांसप्लांट के बारे में तुम्हें इतना पता, मुझे लगता है तुम्हारे ट्रांसप्लांट है। मैं गई हुई हूँ हज पे, और जितने मतलब आप जब हज पे जाते हो और आप तवाफ कर रहे होते हो तो 90% सरों के पीछे एक कट होता है जिस पे आपको पता लग जाता है कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो वाकई उसके बाद बाल आ जाते हैं ना, ये मसला तो नहीं होगा कि बाल नहीं जो आएंगे? ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं ना, दे ग्रो लाइक नेचुरल हेयर्स। जिस तरह से आपके नेचुरल हेयर ग्रो करते हैं, उनकी कटिंग होती है, उनको आप अपनी वो करवा लें, बाल कटवा लें, फिर तो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर जो हैं वो टोटली नेचुरल हेयर की तरह ही बिहेव करते हैं। तो इसलिए उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो आप जो है ना सर के बाल खत्म वो नहीं कटवा नहीं सकते, ट्रिम नहीं करवा सकते, गंज नहीं करवा सकते। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस सवाल से, लेकिन बस फनी सी बात आप बताएं तो मुझे ना नहीं पता ट्रांसप्लांट होता कैसे है। तो मुझे लगा कि ट्रांसप्लांट किसी और के बाल लग जाते होंगे यहाँ पे, तो मैंने कहा यार मेरे तो कर्ली बाल, अगर किसी ने सीधे लगा दी तो आधे सीधे होंगे और आधे कर्ली होंगे। मतलब ये, और ये मैं कोई पुरानी बात नहीं बता रहा, 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे लगा ट्रांसप्लांट में किसी, मेरे कहा बाल तो इनके पास पड़े होंगे, कोई मजबूत बाल होंगे तो वो ये लगा देंगे, लेकिन मजबूत बाल तो ना लगाए। वो कह रहे थे कि यहाँ से पट्टेंगे तो यहाँ लगा देंगे। मेरे को तो मेरे अपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया। आखिर में आप हंसे, हालांकि हम घंटे से आपको लतीफे सुना रहे हैं, लेकिन आप बहुत, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे। अगर आप शायद यस हम, हाँ। ये बहुत पर्सनल सवाल था, लेकिन इसलिए पूछा डॉक्टर साहब कि आपकी बीवी कितनी हिम्मत वाली होंगी कि आप इतने जोक से भी नहीं हंसते। आप बड़े मुश्किल इंसान है डॉक्टर साहब। चलिए अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कुछ कह रहे थे? मैं बस बता रहा था कि आपने बात ही ऐसी कर दी कि मैंने देखा बाल पड़े होंगे तो लगा देंगे, तो मुझे लगा मैं मजबूत बाल होके लगा दूं कि मेरे तो कर्ली है, सीधे और कर्ली बाल कितने बुरे लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा इसी तरह साथ देते रहिएगा, हमारी भी जिंदगी इसी तरह आसान रहे, अल्लाह करे। अगर फकत दूर हो हमारे से, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एक और सुबह हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।